प्रिय मित्रों, आज मैं जो केस आपको बता रहा हूँ वह 2/5/1985 का है। यह समय बहुत ही मेरे लिए सेंसिटिव था, क्योंकि मेरे प्रोफेसर, मेरे गुरु प्रोफेसर जगदीश चंद्रा वो रिटायर होने वाले थे और वो अब ज़्यादातर अमेरिका में ही रहने लगे थे। यूएसए में अपने बेटे के पास ही रहने लगे थे। कुछ उनकी पारिवारिक रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी थी कि उनको अमेरिका में ही रहना पड़ता था। मैं अकेला था। मेरे साथियों ने साथ छोड़ दिया, रादर एक दूसरी भावना में चले गए। कंपटीशन की भावना कह दें या असहयोग की भावना कह दें, क्योंकि उन सबको मालूम था कि मैं इतने सालों से डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ, तो डॉक्टर चंद्रा के बाद मेरा ही शायद नंबर आएगा। सो सभी असंगत बातें जो लोग सोचते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं और ऐसी स्थिति खड़ी करने की कोशिश करते हैं कि वो न हो, तो मैं भी कुछ वैसी ही स्थिति में था कि ये केस हो गया। यह दो तरह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक तो ये कि तब वुमेन एम्पावरमेंट का समय शुरू ही हुआ था। हर कोई उस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था। बहुत से नए नए एनजीओज उभर आए थे। इवन कोर्ट्स में भी अलग से लीगल एड सेल्स वुमेन्स के लिए और अलग ही डाउरी केसेस को डील करने की प्रोसीजर्स और बहुत सी चीज़ें इस वक्त अफलत गफलत में डेवलप हो रही थी और कोई इसका निर्णय करने वाला नहीं था कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सब कंफ्यूज थे। पब्लिक लोग इमोशनल्स थे। वो इस बात से इमोशनल थे कि भाई हमारी लड़की के साथ भी ऐसा होगा तो क्या होगा, और कठोर से कठोर कानून उस समय बनने वाले थे। लेकिन उसके लिए प्रावधान एनजीओस द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा एक एनवायरनमेंट सब बन रहा था। उसी समय एक जो एम्स के एम्प्लॉई थे, वो टेक्नीशियन थे डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में। उनका नाम था कंधारी और वह अपर पंजाब के, वेस्टर्न पंजाब के रहने वाले थे। उस ज़माना ये अक्सर हुआ करता था, ख़ास करके पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों में, कि वो लोग पारसी और अफ़गानी लैंग्वेज है जिसको पश्तो कहा जाता था, वो दोनों लैंग्वेज स्कूलों में सीखा करते थे। और बहुत लोग इन दो भाषाओं को जानते थे और वो उन लोगों से कम्युनिकेट कर लेते थे, अफ़गानों से भी और ईरानियन से भी। मेरे फादर भी इन दो भाषाओं को ही ज़्यादा जानते थे और इनको मिलाकर के ही एक वो उर्दू बोलते थे जिसको बहुत कम लोग समझ पाते थे। इसलिए वो राजनीति में जाने के बाद भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि वो भाषण हिंदी में नहीं दे सकते थे और उनकी उर्दू किसी के समझ में नहीं आती थी। वो इन दो भाषाओं के सिवाय कुछ और जानते भी नहीं थे। इंग्लिश या हिंदी से नहीं जानते थे। सारा उनका उर्दू से, या उर्दू भी वो क्लिस्ट वाली उर्दू और पख्तो या पारसी में। खैर वो ज़माना अलग था। इवन कोर्ट की भाषा भी पख्तो और पश्तूनी मिक्स, पश्तूनी और जो पर्शियन भाषा की मिक्स उर्दू होती थी,
उसी उर्दू में कोर्ट में भी कागज़ सारे सबमिट हुआ करते थे। अब वो समय भी बदल रहा था, ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय था और उसमें ये दुर्घटना कंधारी परिवार में हुई। कंधारी की एक और काम था उनका कि उस ज़माने में अफ़गानिस्तान और ईरान से, जैसे अब भी आते हैं लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, उस वक्त सारे ये मरीज़ ख़ास करके अफ़गानिस्तान से और ईरानियन लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए एम्स आते थे और एम्स के लगभग 15 से 20% जो पेशेंट उस वक्त हुआ करते थे वो अफ़गानी या ईरानियन हुआ करते थे। अब उनको दुभाषियों की ज़रूरत होती थी और ये कंधारी साहब जो फार्माकोलॉजी में टेक्नीशियन थे वो पर्शियन भी जानते थे और पख्तो भी जानते थे, पश्तूनी भी जानते थे, इसलिए वो दुभाषिया का काम भी किया करते थे। इन मरीजों को डॉक्टरों को दिखाना और डॉक्टरों को उनकी बात एक्सप्लेन करना और उनकी बात डॉक्टरों को एक्सप्लेन करना, यह काम भी वो करते थे और इसमें वो काफ़ी व्यस्त भी रहा करते थे। उन्हीं के बेटे थे ये दयानंद कंधारी। इनकी वाइफ थी, उसका नाम था सुभ्रा कंधारी, 23 साल की थी, 26-27 साल के ये दयानंद कंधारी होंगे। शादी के बाद ये जयपुर घूमने के लिए गए थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, 2 तारीख को, 2/5 को, 2 मई को कुछ भारत बंद जैसी चीज़ थी और उसके कारण सारी टैक्सीज और बसेज सभी बंद थी और इनको आना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इन्होंने एक ट्रक वाले से बात की कि हमें आप दिल्ली छोड़ देंगे क्या, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। वो ट्रक वाला एग्री कर गया और उन लोगों को जयपुर से बिठा के रात को चल पड़ा। सुबह 6:30 के आसपास थोड़ी उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और वो ट्रक बाईं तरफ लुढ़क गया सड़क पर। उस वक्त यह रोड सिंगल हुआ करती थी, जयपुर दिल्ली रोड जो है ये सिंगल रोड हुआ करती थी। कोई सामने से दूसरा ट्रक आया होगा, स्पेस नहीं मिली, वो बाईं तरफ ये ट्रक लुढ़क गया। उसकी पत्नी जो है वो ट्रक से उछाल खा के बाहर सड़क पे गिर पड़ी और उनको मल्टीपल चोटें इस ट्रक एक्सीडेंट में हुई। उनके हस्बैंड जो है उन्होंने तुरंत वहाँ से कोई साधन किया, जो भी उनको व्हीकल अरेंज कर पाए वो उसमें डाल करके उनको सीधा एम्स हॉस्पिटल ले आए। सुबह 12 बजे के करीब पहुँचे। एक्सीडेंट 6:30 के आसपास हुआ था और कोई चारा भी नहीं था। एम्स आने के बाद उनको यहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया और 5-6 घंटे भी लग गए थे, इतना समय लग गया था वहाँ से आने में। यहाँ पे उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया और ब्रॉड डेड घोषित करने के बाद पुलिस ने उनकी 174 में इंक्वायरी की और पोस्टमार्टम के लिए नीचे तो पूरा दिन उनको लग गया। तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में जब पोस्टमार्टम होने लगा तो काफ़ी सारे NGO जो शायद उनके पिता ने, लड़की के पिता ने इन्फॉर्म किया होगा या भेजा होगा, क्योंकि तब ये रिवाज शुरू हो चुका था कि जब तक पिता अपने जवाई को, अगर पत्नी मर जाती है उसकी, उनकी बेटी मर जाती है, तो जब तक जेल नहीं पहुंचाएं तो उनको ये एहसास नहीं होता था कि हमने अपनी बेटी के साथ कुछ किया है। यही एक प्यार के प्रदर्शन का बहुत बड़ा एक साधन बन गया। उन्होंने प्रॉब्ली इस NGO को भेजा होगा और इस NGO ने, जब मैं सुबह मॉर्निंग में पहुंचा तो मेरे सारे साथ काम करने वाले दूसरे डॉक्टर इधर उधर खिसक चुके थे और मैं अकेला उन 50 औरतों के बीच में फंस गया। ये सब बहुत चिल्ला रही थी, बहुत से नारे लगा रही थी और जो वुमेन के जो NGOs के जैसे नारे होते हैं उस तरह का वो काम करने लगी
और मुझे कई घंटों तक उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। उसके बाद लीगल एड के इंचार्ज उस वक्त कोर्ट के जजेज ही हुआ करते थे। एक जज साहब का मेरे पास फ़ोन भी आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ। उनका आया था कि मैं जल्दी पोस्टमार्टम कर दूँ। मैंने कहा जब भी मुझे करने देंगे तो मैं पोस्टमार्टम करूँगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ सुबह से, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा जलसा चल रहा है इनका और इतनी नारेबाजी और हाथापाई तक। उन्होंने मेरे कुछ कपड़े भी फाड़ दिए थे, जेब भी फाड़ दी थी। ये सब मैंने उनको बताया। उन्होंने फिर पुलिस वालों से बात करके और ऐसी व्यवस्था की कि मैं पोस्टमार्टम तो कर सकूँ। मैंने पोस्टमार्टम किया, कंप्लीट पोस्टमार्टम किया और मेरे साथ मैंने अपने एक जूनियर रेजिडेंट को लिया था जिसका नाम डॉक्टर पंकज वत्स है। वो आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं, हालांकि उस वक्त मेरे स्टूडेंट थे। उनको मैंने साथ लिया और हमने उस पोस्टमार्टम को कंप्लीट किया। पोस्टमार्टम पे मल्टीपल इंजरीज थी जो स्पेसिफिक एब्रेजन, कंट्यूजन, फ्रैक्चर्स, सब तरह की इंजरीज थी जो एक व्हीकुलर एक्सीडेंट या इस तरह के एक्सीडेंट में देखी जा सकती है। तो ये सब रिपोर्ट लिखने के बाद में, डिटेल रिपोर्ट हमारी लिखने के बाद में इसको हमने सबमिट किया। लेकिन जो डेड बॉडी थी वो एनजीओ वाले अपने कब्जे में ले लिए और लेने के बाद वो काफ़ी देर तक बाहर शोर शराबा भी मचाते रहे और उसकी फ़ोटोग्राफी और पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पे करते रहे। लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर उन्होंने रिश्तेदारों को दी तकरीबन शाम के वक्त और फिर उनका क्रिमेशन रिश्तेदारों ने किया। अब इस पोस्टमार्टम होने के बाद उस एनजीओ ने और उनके पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स शुरू कर दी और कंप्लेंट करके और कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस भी डाला, यह कह के कि ये पोस्टमार्टम ठीक से नहीं हुआ है और ये तो मर्डर का केस है। उन्होंने बहुत से एब्रेजन जो बॉडी पे थे उनको बर्न की इंजरी दिखा करके फ़ोटो में एलिस करके, और क्योंकि हम सारा ये अपना गला वगैरह सब डिसेक्शन करते हैं इसका पोस्टमार्टम पे, तो सारी बोन्स थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है जब काटने से। उन सब को लेके कि साहब ये स्ट्रेंगुलेशन था और ऐसा कहानी बना करके और वो कोर्ट में डालते थे। कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को रेफर कर दिया। सीबीआई में इस केस को देख रहे थे वो जेसी डाबास नाम के एक आईपीएस ऑफिसर थे जो उस वक्त सीबीआई में एसपी हुआ करते थे। अब इन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा कि भाई इस तरह से है कि आप इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को एक बोर्ड के द्वारा रिव्यू करवाएं। तो मैंने उनको अब तब तक एक तीसरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि उस वक्त तक भी बोर्ड कैसे बनना है ये कुछ सेटल नहीं था। सब कुछ बड़ा कन्फ्यूजन में चलता, जैसे मैंने पिछले केस में बताया। तो इधर को मुझे उन्होंने लिखा कि साहब आप बोर्ड बनाइएगा। मैंने कहा मैं किस स्थिति में बोर्ड बना सकता हूँ, मैंने ही पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया है और इस वक्त मैं ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि इन डॉक्टरों का बोर्ड आप बना दीजिएगा। और मैंने उस सारांश से एक पत्र लिखा उनको जिसमें मैंने कहा कि आप डॉक्टर बीबीएल अग्रवाल को, डॉक्टर एसएन अग्रवाल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में थे, डॉक्टर बीबीएल अग्रवाल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में थे, और मेरे को, क्योंकि अगर आप मेरे को चाहते हैं कि मैं इसकी मीटिंग कन्वीन करूँ या कुछ करूँ तो मेरा होना उसमें ज़रूरी है एज ए मेंबर सेक्रेटरी, तो यह बोर्ड आप बना दीजिएगा। यह मैंने अपने डायरेक्टर को भी इसकी एक प्रति भेज दी। डायरेक्टर साहब भी डीडीए को, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, उन्होंने उसको रेफ़र करके वो विचार विमर्श करते रहे। मीन टाइम सीबीआई ने ही जो है एक एसडीएम के थ्रू उन्होंने एक बोर्ड बनवाया। जब मैंने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ, और उस बोर्ड में उन्होंने डाला डॉक्टर प्रोफेसर विष्णु कुमार जो कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हेड थे, डॉक्टर बीबीएल अग्रवाल को और डॉक्टर भरत सिंह को। लेकिन
उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि यह बोर्ड तो सीबीआई ने बना के भेजा है। उनका तो साथ में कोई पत्र लिखा हुआ था सवालों, जिसमें सवाल उन्होंने लिखे थे, क्योंकि एसडीएम भी इंक्वायरी कर रहे थे। डाउरी डेथ केस में आ जाते थे 7 ईयर्स में, कोई भी, ये तो शादी के तुरंत बाद ही डेथ हो गई थी, तो वो भी एसडीएम भी इंक्वायरी कर रहे थे। तो एसडीएम ने तो अपनी इंक्वायरी के लिए कुछ प्रश्न पूछे थे सीबीआई को, उसके आधार पे उन्होंने ये बोर्ड बना दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको कोई ये बोर्ड, मतलब उन्होंने नहीं माना इसको कि साहब ये बोर्ड ठीक से नहीं बना है, क्योंकि एसडीएम ने बोर्ड नहीं बनाया है और एसडीएम तो खुद इंक्वायरी अफसर है, वो कैसे बोर्ड बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं, आप कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बोर्ड इसका बनवाएं, कोई और से रिक्वेस्ट करके बोर्ड बनाएं। इधर जो है एक पत्र हमारे डायरेक्टर को, डॉक्टर मिस्टर पीसी शर्मा आईपीएस, जो उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर थे सीबीआई में, उन्होंने एक पत्र लिखा कि आप इसमें एक बोर्ड बनाएं। मैंने उनसे कहा कि आप बोर्ड बना सकते हैं, आप बोर्ड बनाने में सक्षम हैं, लेकिन इस केस में ऑलरेडी, क्योंकि सीबीआई एक बोर्ड बना चुकी है और उसका जब तक कोई किसी तरह से फैसला न हो तो आपका बोर्ड कैसे प्रभावी होगा। फिर भी एक और बोर्ड बन गया। अब इस बोर्ड में डॉक्टर विष्णु कुमार नहीं थे, डॉक्टर बीबीएल अग्रवाल थे और डॉक्टर भरत सिंह थे, लेकिन डॉक्टर एस के वर्मा थे। यह बोर्ड भी किसी सीबीआई ने अपना बनाया था, लेकिन इस बोर्ड की भी मीटिंग नहीं हो पाई, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम सीबीआई के कहने से या सीबीआई के उससे बोर्ड उस वक्त नहीं था, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं था लोगों को, कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आता था कि बोर्ड कैसे बनाया जाए, क्या क्वेश्चनर उनको दिया जाए, हर चीज़ एक बहुत ही फ्लूइड स्टेट में थी, तो वो भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया। तो इस तरह से मल्टीपल बोर्ड इसमें बने, लेकिन किसी भी बोर्ड ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एंटरटेन नहीं किया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि मेरे पर एक रेगुलर प्रेशर बनता रहा, क्योंकि मेरे साथ में ही जो मेरे साथी लोग थे वो भी मेरे इतने साथ नहीं थे। जो लीगल एड के चीफ थे उस वक्त श्री आर.एल. गुप्ता, वो स्वयं कोर्ट से चल कर के मेरे से मिलने के लिए आए, लेकिन मेरे ही साथियों ने उनको मेरे से न मिलने देकर खुद ही पता नहीं क्या कुछ कह कर के उनको वापस भेज दिया। इसलिए जो एक चांस था कि शायद बात का कुछ निर्णय निकल सके इस पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुआ। उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर चंद्रकांत, और जो बाद में जो प्रेसिडेंट बने एस.डी. शर्मा, उनके सगे भांजे थे। मेरे यहाँ पे मैं ही उनको लाया था, एज ए ट्यूटर लाया था, एज ए सीनियर रेजिडेंट लाया था। वो उस वक्त सीनियर रेजिडेंट की पोजीशन पे, जो 3 साल की टेम्प्रेरी पोजीशन होती है, उस पर हैं। लेकिन उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं बताया कि लीगल एड के चीफ मेरे पास में आए हैं। इस तरह से मामला काफ़ी उलझ गया, और फाइनली थैंक्स गॉड कि जेसी डबास को जब बहुत दिनों तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाई, बोर्ड के ओपिनियन नहीं मिल पाए, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने पर्सनली अपीयर होंगे। इसी संदेश का पत्र एक आईपी शर्मा, जो भी डीआईजी थे सीबीआई में ही, उनका भी एक पत्र मिला, और उन्होंने कहा कि साहब आप इन्वेस्टिगेशन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऑफिस में जैसे ही डबास के सामने, इसमें वो भी होंगे ही निश्चित जब उन्होंने पत्र लिखा है, तो आपसे सवाल जवाबी की जाएगी। मैंने चुपचाप, मैंने ये मौका अच्छा समझा कि मैं सारा उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मैं पूरी फाइल लेकर के उनके पास पहुंच गया। उस वक्त पार्ट ऑफ ऑफिस सीबीआई का लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो बिल्डिंग है, उसमें भी हुआ करता था। तो ये इनमें से कुछ लोग वहाँ बैठते थे, और कुछ लोग जो इनकी गवर्नमेंट की सीजीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, उसमें उस कॉम्प्लेक्स में सीजीओ कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, वहाँ पे बैठते थे। मैं दोनों जगह गया, जाके उनको अपील हुआ, सारी फाइल दिखाई, सब फॉरेंसिक करस्पॉन्डेंस दिखाई, सारे बोर्ड जितने बने थे वो सब मैंने दिखाए,
तो उन्होंने मेरे से ही कुछ क्लैरिफिकेशंस पूछे। काफ़ी देर तक उन्होंने मेरा वाइवा जिसे कहते हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, वो उन्होंने किया और फाइनली उन्होंने मेरे को वहाँ से छोड़ना तो था ही, कोई मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया था। तो वो फिर संतुष्ट हो गए उस हमारे इंटरेक्शन से, जो काफ़ी देर तक चला। और उसके बाद यह उस मेरे पास कोई किसी तरह का सम्मन वगैरह नहीं आया, कोर्ट में सीबीआई का सम्मन या कोर्ट का सम्मन भी नहीं बाद में आया। और यह केस सीबीआई ने पूरी जांच करके क्लोज़ कर दिया। लेकिन इसमें बहुत परेशानी रही, बहुत दुविधा रही, और सबसे बड़ी दुविधा थी मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल बोर्ड्स का बन जाना और किसी भी बोर्ड्स की मीटिंग न होना और न नतीजा निकाल पाना। और फाइनली मेरे को ही अकेले को उनके सामने उनके समक्ष अपीयर होकर के और इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ा। यह सारे पत्र मैं साथ में लगा रहा हूँ जिससे आप ये वेरिफिकेशन इसमें कर सकें। वो इस वीडियो के बाद में लगे होंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यह थी इस केस की कहानी और मेरी जुबानी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।